चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते जी। अंकित चित्रोरिया जी हैं और अंकित के इतने सारे कमेंट हैं। अंकित जी नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत सुभाषिस आपको। खुश रहो मेरे प्यारे बच्चे। अंकित अंकित जी हैं, प्रज्ञा यादव हैं, अंकुर हैं और प्रतिभा जी हैं, कल्पना है, राधा बघेल हैं, शिवानी शर्मा हैं, आशीष जी हैं, पवन सिंह हैं, विशाल राघव हैं, सनी जी हैं, कपिल हैं और निखिल कुमार हैं, ज्योति हैं, उत्कर्ष जी हैं, साक्षी हैं, आयुष कुमार हैं, राम बाबू हैं, रितेश हैं, निम्मी जी हैं, सैड गर्ल हैं, शिवानी जी हैं, खुशबू हैं, तन्वी हैं, सोहन पाल जी हैं, प्रियांशु हैं, शिवा हैं, विशाल हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी लोगों का। ठीक है भाई, सभी लोग आ जाइएगा, फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, बहुत तेजी से कमेंट चल रहे हैं भैया सब लोगों के। आलोक हैं, ठीक है ना, और जी अंकित जी हैं, शशिकांत हैं, नमस्ते जी, बहुत बहुत सुभाषिस सभी को। राम राम, नमस्ते, प्रणाम, बहुत बहुत सुभाषिस आप सभी को। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। ठीक है जी, नमस्ते। ये बताइए कि मेरी आवाज ठीक से आ पा रही है आप सभी को? ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है? एक बार सब लोग बोल देंगे कि सब कुछ क्लियर है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना जी। नमस्ते जी, राधे राधे, राम राम जी। हाँ, सैटरडे की क्लास की एक बात हो रही है कि आपने सैटरडे को बोला था। बेटा सैटरडे को टाइम स्लॉट खाली नहीं था वो वाला, तो इस वजह से फिर मैं आपकी क्लास ले ही ना सका सैटरडे वाली, है ना। तो वो आज मैं लूंगा, जो एमसीक्यू वाला सेशन है जो सैटरडे को हम लोग लेने वाले थे, उसे हम आज करेंगे, है ना भैया जी। जी यस सर, सब कुछ ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है, ठीक है, सब कुछ ओके है। ओके, बिल्कुल ठीक है जी। नमस्ते जी, सुमित जी, सोनू, प्रदीप, बबीता शर्मा जी, बहुत बहुत शुभाशीष सभी को। नमस्ते जी, नमस्ते। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। विनायक 2.2 बैच है, इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। अगर हम बात करें अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, तो देखो सब लोग, ठीक है, जो भी नए नए जुड़ रहे हैं, है ना, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल नए जुड़ रहे होंगे, जिनको अभी इस बैच के बारे में पता चला होगा, पहले बैच नहीं पढ़े होंगे, अभी पता चला है तो नए जुड़ रहे होंगे। तो मैं उनको बता दे रहा हूं कि हमने क्या क्या कवर कर लिया। और जब भी आप नए जुड़ो तो मेरे विषय में खासकर आप बिल्कुल शुरुआत से ही पढ़ते हुए चलो, बिल्कुल शुरुआत से। ठीक है, इसमें आप बिल्कुल भी कोशिश मत करना बीच में घुसने की बच्चे, क्योंकि फिर आपके बहुत सारे डाउट होंगे और आपको लगेगा कि मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैं बिल्कुल एकदम क्लियर, क्योंकि मेरी हर एक अगली चीज जो है वो पिछली चीजों से कनेक्टेड है और मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं बेटा। ठीक है, विषय के संदर्भ में चाहे हम क्यों ना बात करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमने सबसे पहले पढ़ा था राज्य की अवधारणा, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। ठीक है, हमने राज्य की अवधारणा को बेटा सबसे पहले पढ़ा। व्हाट इज स्टेट एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, राज्य की अवधारणा को हमने सबसे पहले देखा, है ना। और राज्य क्या होता है, राज्य के कौन कौन से अंग होते हैं, राज्य के कौन कौन से तत्व होते हैं, और इससे संबंधित हमने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बच्चे बहुत अच्छे से हमने लगा लिए, है ना। और हमें नहीं लगता कि यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई भी डाउट होगा आपको। मैं ये इसलिए हुए बताते हुए चलता हूं कि आपको एक बार कॉन्फिडेंस और आ जाए कि हम क्या कर चुके हैं। दूसरा बच्चे, हमने शासन व्यवस्था को पढ़ा बच्चे, शासन व्यवस्था को हमने पढ़ा। ठीक है, एवं उसकी अवधारणा, शासन, उसकी अवधारणा क्या है, और तीसरे नंबर के अंगों को भी पढ़ा है। शासन के अंग पढ़ा हमने, शासन के कौन कौन से अंग होते हैं। इसके बाद फिर हमने पढ़ा इसी में बच्चे, ठीक है, शासन प्रणालियां, विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियां या विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्था को भी पढ़ा। विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियां, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। उम्मीद करता हूं कि यहां तक ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, फोर्थ। और ठीक है, चौथे नंबर पर बच्चे हमने पढ़ा कि केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों के आधार पर शासन व्यवस्था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्र एवं प्रांतों के मध्य संबंधों के आधार पर शासन व्यवस्था,
प्रांतों के मध्य संबंधों के आधार पर शासन करना। आधार पर शासन व्यवस्था, हमने ये पढ़ा बच्चे। केंद्र एवं प्रांतों के मध्य संबंधों के आधार पर शासन व्यवस्था क्या होती है, इसको भी हमने जाना, इसको भी हमने पढ़ा। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी बच्चे, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। इसके बाद हम जब आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे बढ़ने के क्रम में मेरे प्यारे बच्चे अभी तक कितने पॉइंट हो गए, ठीक है, ये 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट मैं आपको बताता हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे। हमने पढ़ा, ठीक है, विभिन्न प्रकार के बहुमत एवं उनका अनुप्रयोग, ये बहुत महत्वपूर्ण है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, विभिन्न प्रकार के बहुमत, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजोरिटी एंड इट्स एप्लीकेशन, एवं उनके अनुप्रयोग। ये आमतौर पर कहीं पर भी नहीं पढ़ाया जाता मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है ना। और ये हमने पढ़ाया भी जाता तो वही गूगल वाला है, ठीक है। तो इसको हमने बहुत अच्छे से बच्चे, ठीक है, 5वां प्रकार, ठीक है, 6वां। ये यहां तक क्लियर है ना मेरे सभी साथियों को, यहां तक क्लियर है। इसके बाद फिर हमने पढ़ा सर कि संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है, इसको तो हमने बहुत विस्तार से जाना। संसदीय शासन प्रणाली, शासन प्रणाली, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आपके यहां पर संसदीय शासन प्रणाली है, तो इसको तो हमने समझा ही है, ठीक है। 7वें नंबर पर हमने बच्चे, हमने ये भी समझा है कि कार्यपालिका, विश्व में कितने प्रकार की कार्यपालिका हैं। कार्यपालिका के प्रकार आपको याद होगा, जैसे कि हमने अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली क्या होती है, फ्रांस की दोहरी शासन प्रणाली क्या होती है, स्विट्जरलैंड की बहुल शासन प्रणाली, भारत और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है, ये हमने जाना। और 8th पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चे कि हमने इसमें एक और चीज पढ़ी है कि न्याय क्या है और न्याय के प्रकार, न्याय के प्रकार या विभिन्न प्रकार की विधियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ लॉ, आप बोलेंगे टाइप्स ऑफ लॉ, ये हमने पढ़ा। और इसके बाद फिर हम आ गए 9वें नंबर पर बच्चे, किसमें, हम आ गए संघ में, ठीक है। अब जब संघ में आ गए तो संघ में बच्चे हमने राष्ट्रपति पूरा कवर कर लिया, ठीक है। यहां से आपको बहुत कॉन्फिडेंस आया। इससे पहले आपको लग रहा था कि मास्टर क्या पढ़ा रहा है, लेकिन जब से हमने राष्ट्रपति किया और आपको जो है ना बच्चे, आपको मौका मिला कि आप भी प्रश्न देखें और आपको लगाते हुए प्रश्न वो आपको बनते हुए चले गए, तब आपको कि हाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, ये मास्टर हमारा क्या पढ़ा रहा है हमें। तो राष्ट्रपति हमने पढ़ा, उपराष्ट्रपति हमने पढ़ा, प्रधानमंत्री हमने पढ़ा, प्रधानमंत्री हमने पढ़ा बच्चे। हमने उसकी मंत्री परिषद पढ़ ली, मंत्री परिषद पढ़ ली, हमने महान्यायवादी पढ़ लिया बच्चे, महान्यायवादी हमने पढ़ लिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हमने पढ़ लिया, मंत्री परिषद हमने, ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। इसके बाद फिर नेक्स्ट आगे आते हैं बच्चे, तो ना संसद पढ़ी, ठीक है। अभी फिलहाल हमारी संसद चल रही है, अभी हम क्या कर रहे हैं बच्चे, संसद पढ़ रहे हैं। संसद के बाद फिर हम राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां पढ़ेंगे, सॉरी राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ेंगे। आफ्टर संसद वी हैव टू डिस्कस अबाउट द राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक संसद के बाद, जिसे हम राष्ट्रपति की शक्तियों के नाम से जानते हैं। मैं बता देता हूं आपको सीक्वेंस क्या रहेगा, राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर 11 नंबर पर मेरे प्यारे बच्चे हम CAG पढ़ेंगे, कैट पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि CAG एक छोटा टॉपिक है तो इसको हम पहले पढ़ लेंगे और उसके बाद फिर हम सर्वोच्च न्यायालय पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम सर्वोच्च न्यायालय पढ़ेंगे, ठीक है। ये है भैया आपके टॉपिक सर्वोच्च न्यायालय, और फिर भारतीय का खत्म हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, आवाज रुक रुक कर आ रही है, माइक में खटर खटर हो रही है, ठीक है। अच्छा, ऐसा एक डाउट आ रहा है, एक बार और देख लो,
जी जी जी, ऐसा सही कीजिए। बेटा माइक चेंज करना पड़ेगा मुझे, ये एक्चुअली मैं घर से क्लास ले रहा हूँ ना, घर से क्लास ले रहा हूँ, इसलिए ये माइक की प्रॉब्लम हो जाती है, इसको माइक को मैं चेंज ही करूंगा। अब आप बताएंगे, अब ऑडिबल है मेरी आवाज आप सभी को? अब ऑडिबल है? जरा एक बार बताएंगे बच्चे। अब ठीक है आवाज? चलिए ठीक है। रुक रुक के आ रही है, अब नहीं आएगी, रुक रुक, ठीक आएगी। ठीक है, अब ठीक आएगी अब आवाज। हाँ जी ठीक है, अब ठीक आएगी आवाज। तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है इसमें आवाज को लेकर। एक बार सभी बच्चे देख लेंगे, ठीक है, जितने भी नए भैया हैं हमारे जो अभी, ठीक है, इन क्लासेस से, इन क्लासरूम से ये टॉपिक बच्चे हम कवर कर चुके हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट, राज्य की अवधारणा को हम, शासन की अवधारणा कर चुके हैं, बहुत अच्छे इसको हम पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं। केंद्र एवं के आधार पर हैं, विनायक। इसके बाद फिर जो है हमने ये विभिन्न प्रकार के बहुमत और उन, ठीक है, इनको हमने कर लिया है, इनको हमने कर लिया है। संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है, इसको भी हम कंप्लीट कर चुके हैं बच्चे पूरा। कार्यपालिका के जो हैं, ठीक है, सकारात्मक विधि वगैरह ये सब पूछा जाता है ना, और इससे संबंधित हमने प्रश्न भी देखे। ठीक, संघ हमने पढ़ा। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए मुझे, जितने प्रकार के कानून बनते हैं संसद में, कानून वो किस प्रकार की श्रेणी में आते हैं, वह किस प्रकार की विधि होती है? तो आप कहेंगे संसद में बनने वाले प्रत्येक कानून होते हैं बच्चे, वह सकारात्मक विधि, वह पॉजिटिव लॉ के अंतर्गत आते हैं, पॉजिटिव लॉ के अंतर्गत आते हैं वह। वॉइस रुक रही है, ऐसा कैसे हो सकता है यार? चलो, ज्यादा परेशान कर रही है क्या आवाज? चलो एक मिनट, एक सेकंड। ठीक है ठीक है, मैंने आप सभी के कमेंट देख लिए। ठीक है, बहुत तेजी से कमेंट आ रहे हैं भैया, एकदम जबरदस्त तरीके से, रुक ही नहीं रहे वो इस प्रॉब्लम को लेके, इतने ज्यादा कमेंट आ रहे हैं। अब आप बताइएगा, ठीक है, अब भी परेशानी है क्या? एक छोटा सा पंखा चल रहा था, फैन, ठीक है, मैंने उसे भी बंद कर दिया, मैंने कहा हो सकता है कि शायद उसकी वजह से, ठीक है, आवाज डिस्टर्ब हो रही हो। लेकिन अब आप बताएंगे क्या अब भी आपको परेशानी है? अगर परेशानी है तो फिर मैं माइक को हाथ में ही ले लूंगा और एक हाथ से पढ़ा दूंगा फिर मैं। चलिए ठीक है, ठीक है, इतनी भी दिक्कत नहीं होगी जितना तुम लोग कह रहे हो यार, ठीक है। अब ठीक है ना? हाँ अब ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब ठीक है, ये वाला जो माइक को लेकर है, किसी भी तरह का कोई भी, ठीक है, डाउट नहीं आना चाहिए। कोई भी थोड़ी मोटी अगर, ठीक है, रुक भी रही है तो कोई दिक्कत नहीं बच्चे, ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें इतना बड़ा। और बाकी के मैंने बच्चे सभी बैचेस में ऐसे ही पढ़ाया है, इसी माइक से पढ़ाया है। ठीक है, यूपी पुलिस में, ठीक है, 50-50 60-60 हजार बच्चे लाइव पढ़ते थे, इसी माइक से मैंने पढ़ाया। ठीक है, तो कोई इशू नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना? हाँ ठीक है, वो एक छोटा सा फैन चल रहा था, उसकी वजह से हो सकता है कि आवाज, कोई बात नहीं, वो भी मैंने बंद कर दिया। ठीक है, एसी हमारी अभी है नहीं हमारे पास, ठीक है, युद्ध भी रुक गया लेकिन उसे हम अभी तक ले ही नहीं पाए। कोई बात नहीं, ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप लोगों को किसी भी तरह का कोई कष्ट ना हो मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, आप ही लोगों के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आज का ये है,
आप इस प्रश्न को देखेंगे, ठीक है, ये प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, इस प्रश्न को आप देखेंगे। सबसे पहले पूछा गया है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं, ये ध्यान रखना, भारत के प्रधानमंत्री यदि उच्च सदन के सदस्य हैं, भारत के प्रधानमंत्री उच्च सदन के सदस्य हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चे भारत के प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य हैं, ठीक है, इसमें क्या है, उच्च सदन के सदस्य हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रधानमंत्री महोदय हैं, प्रधानमंत्री महोदय उच्च सदन के सदस्य हैं। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बाबू, इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री साहब राज्यसभा के सदस्य हैं, किसके, राज्यसभा के सदस्य हैं। अब आप बताइए, ठीक है, मैंने आपको बोला था कि भैया जी प्रधानमंत्री जो होंगे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे, ये बात मैंने आपको बताई थी। एक सेकंड रुकना जी, ओके, ठीक है, ऑल गुड। तो भैया जी प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे, भैया जी प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, आपको पता है। एक प्रश्न भी मैंने डाला था इंस्टा पे इस तरह का, राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मैं पूरा लिख देता हूं, ठीक है, और ऊपर लिख देता हूं भैया जी मैं नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, ठीक है, ऊपर लिख देता हूं मैं नियुक्ति। तो भैया जी प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। और ये कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 75 क्लॉज 1 में इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। लेकिन जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चे ध्यान रखना, दो चीजें होनी चाहिए, जिसको वह प्रधानमंत्री नियुक्त करने जा रहे हैं राष्ट्रपति, उस प्रधानमंत्री के पास दो चीजें होनी चाहिए। सबसे पहला तो भैया जी वह बहुमत दल का नेता हो, सबसे पहले तो क्या हो, ठीक है, वह बहुमत दल का नेता हो, वो ऐसे पॉलिटिकल पार्टी से आता हो जिस पॉलिटिकल पार्टी या जिस पॉलिटिकल पार्टी के अलायंस की मेजोरिटी है, बहुमत दल का नेता होना चाहिए। दूसरा, वह संसद के दोनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य हो, वह संसद के दोनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य हो, दोनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य हो, किसी भी एक का सदस्य हो, ठीक है ना बच्चे, ये बात क्लियर हुई, ये बात समझ में आई, यहां तक किसी को कोई इश्यू तो नहीं, ठीक है जी। तो उसी व्यक्ति को जो है वह प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे राष्ट्रपति, ये बात ठीक है। अगर वह राज्यसभा के सदस्य हैं, तो राज्यसभा के सदस्य हैं तो वो क्या क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान रखना, राज्यसभा के सदस्य हैं तो बच्चे वह लोकसभा की बैठकों में भाग ले सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि कोई भी मंत्री जो कि राज्यसभा का सदस्य होगा वह लोकसभा की बैठकों में भाग ले सकेगा। क्यों, क्योंकि मंत्रिपरिषद जो होती है बच्चे, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ये बात मैंने आपको समझाई थी कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व रखती है। तो इसलिए अगर वह राज्यसभा के सदस्य हैं तो वह लोकसभा में भाग ले सकते हैं, लोकसभा में उपस्थित हो सकते हैं, नंबर फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, उपस्थित होना, भाग ले सकते हैं, वह लोकसभा में भाषण भी दे सकते हैं, लोकसभा में भाषण भी दे सकते हैं बच्चे, वह लोकसभा में भाषण भी दे सकते हैं, ठीक है, लोकसभा में उपस्थित भी हो सकते हैं, लोकसभा में भाषण भी दे सकते हैं। लेकिन वो एक काम नहीं कर सकते, क्या, कि वह लोकसभा में किसी भी प्रस्ताव पर वोट नहीं कर सकते, क्योंकि वह लोकसभा के सदस्य है ही नहीं। और अगर वह लोकसभा के सदस्य नहीं है तो वो भैया लोकसभा में किसी भी प्रस्ताव पर भाषण नहीं कर सकते, ठीक है, ध्यान रखना। तो वह लोकसभा में किसी भी प्रस्ताव पर, सॉरी, वोट नहीं कर सकते, लोकसभा में किसी भी प्रस्ताव पर वोट नहीं कर सकते, किसी भी प्रस्ताव पर वोट नहीं कर सकते, वोट नहीं कर सकते, किसी भी प्रस्ताव पर वोट नहीं कर सकते हैं। क्या मेरी ये बात समझ में आ रही है? अब वो चाहे कोई भी प्रस्ताव सही मेरे प्यारे बच्चे, चाहे वो किसी भी विधेयक से संबंधित वोटिंग हो या कोई भी प्रस्ताव सही, वह लोकसभा में किसी भी प्रस्ताव पर वोट नहीं कर सकते, उपस्थित हो सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, लोकसभा में भाग ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि भैया जी प्रधानमंत्री जी जो हैं वह उच्च सदन के सदस्य हैं। उच्च सदन मीन्स कि वह राज्यसभा के सदस्य हैं, कोई मंत्री भी सही। मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री या मंत्री मेरे प्यारे बच्चे दोनों में से किसी भी सदन का हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया ना, चाहे आपका प्रधानमंत्री हो, ये मैं बात बेटा आपको पहले ही बता चुका हूं मेरे प्यारे बच्चे, कि चाहे अगर प्रधानमंत्री हो, ठीक है, या फिर बच्चे कोई भी मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या फिर कोई भी मंत्री हो,
वह दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। वह दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मेरे प्यारे बच्चे आपका मंत्री हो। क्या ये बात समझ में आ रही है? लेकिन वह जिस भी सदन का सदस्य है वोट हमेशा बच्चे में उसी सदन में करेगा। जिस भी सदन का सदस्य वोट उसी में करेगा। अब प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या बोल रहा है भैया कि वो उच्च सदन के सदस्य है तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। सही बात है। अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष पर वे वोट नहीं दे सकेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में आता है, राज्यसभा में नहीं आता। अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन ये केवल लोकसभा में लाया जाता है। ओनली इन लोकसभा, लोकसभा में लाया जाता है। लोकसभा में लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव केवल। ठीक है। अब चूंकि ये केवल लोकसभा में लाया जाता है तो बड़ा सिंपल है मेरे प्यारे बच्चे, वो लोकसभा के सदस्य है ही नहीं तो इसलिए वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वोट नहीं कर सकते। और भी ऑप्शन को हम पढ़ लेते हैं। और जो भी ऑप्शन है, वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, ये गलत है। ये बच्चे बिल्कुल बोल सकते हैं, बजट पर बोल भी सकते हैं, भाषण भी दे सकते हैं। वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं, ये भी बात गलत है। क्योंकि बोल तो या भाषण तो वो किसी भी सदन में दे सकते हैं, किसी भी सदन में वे उपस्थित हो सकते हैं। उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 महीने के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, तो ये बात भी गलत है मेरे प्यारे बच्चे। अगर वे उच्च सदन के सदस्य हैं तो उन्हें 6 महीने के अंदर बच्चे निम्न सदन का सदस्य नहीं बनना पड़ेगा। क्योंकि संविधान क्या कहता है कि बस भैया वह दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य हो, दोनों में से किसी एक सदन का। ये जरूरी नहीं कि वह लोकसभा का ही सदस्य हो, ये आवश्यक नहीं है। ये बात आई समझ में? अब जब ये बात आई समझ में तो एक बार सब लोग थम्स अप करेंगे। ये बात क्लियर हुई मेरे प्यारे बच्चे? सब लोग जी बेटा ठीक है, बताइए क्या ये बात क्लियर हुई मेरे सभी प्यारे छोटे बहन भाइयों को? क्लियर हुई? तो इसका भैया जी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। बिल्कुल समझ में आ गया। अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वोट नहीं कर सकेंगे। अविश्वास प्रस्ताव बेटा केवल व केवल लोकसभा में लाया जाता है, मैंने आपको बता दिया, केवल लोकसभा में लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव। और ध्यान रखना अविश्वास प्रस्ताव जो लोकसभा में लाया जाएगा, ठीक है, इसको अगर पास होना होगा तो इसको उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 50% प्लस 1 से, इसको अगर पास होना होगा विश्वास प्रस्ताव को तो उपस्थित और मतदान करने वालों के, उपस्थित और मतदान करने वालों के 50% प्लस 1 से। अच्छा, उपस्थित और मतदान करने वालों का 50% प्लस 1 बेटा कौन सा बहुमत होता है? तो आप कहेंगे कि सर हम इसे साधारण बहुमत के नाम से जानते हैं। कौन सा बहुमत मेरे प्यारे बच्चे? हम इसे ऑर्डिनरी या फिर जनरल मेजोरिटी के नाम से जानते हैं, हम इसे साधारण बहुमत कहते हैं। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब होता है बेटा वर्तमान सरकार को गिराने के लिए इस प्रस्ताव को केवल व केवल लोकसभा में लाया जाता है। यदि सरकार या मंत्री परिषद आप कह सकते हैं अपना बहुमत खो दे लोकसभा में, ठीक है, तो हम अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसे उसके पद से हटा सकते हैं। क्लियर है? एक बार थम्स अप करेंगे? जी हाँ। फिर हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न आपको क्लियर हो गया। अब दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आप इसका जवाब देंगे। पूछा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति, मंत्री परिषद की नियुक्ति और मंत्री परिषद की पदच्युति को विवेचित करता है, मतलब एक्सप्लेन करता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट एंड द रिमूवल ऑफ द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर? अब आप पता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए सबसे पहले आप आर्टिकल 70 पे आएंगे। आर्टिकल 70 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे? देखिए सबसे पहले आप बताएंगे आर्टिकल 70 में क्या है। आर्टिकल 70 बोलता है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। 70 तो यही बोलता है ना, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, आर्टिकल 70। मुन्ना मैं ठीक हूं, मैं सही हूं अपनी जगह? बताएंगे मुझे?
कर्तव्यों का निर्वहन, यही बोलता है ना। बहुत अच्छे बच्चे। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 72 क्या बोलता है? राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। ठीक है ना, क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति की। इसे हम राष्ट्रपति की शक्ति जब पढ़ाएंगे तब विस्तार से बताएंगे। क्षमादान की शक्ति किसकी बच्चे? माननीय प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। आर्टिकल 74, आर्टिकल 74 बच्चे किसके बारे में बोलता है? कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। तो 74 मंत्री परिषद की व्यवस्था करता है। 74 मंत्री परिषद की व्यवस्था करता है। ठीक है बच्चे। अच्छा, अब कौन सा है जो मंत्री परिषद की नियुक्ति और उसकी पदनियुक्ति के बारे में प्रावधान करता है? तो 75 क्लॉज 1, ये तो भैया जी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है 75 क्लॉज 1। ठीक है, यही प्रश्न मैंने आपसे पूछा था बच्चे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है 75 क्लॉज 1। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है 75 क्लॉज 1। 75 क्लॉज 2 क्या बोलता है? कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, पद धारण करते हैं मंत्री। पद धारण करते हैं मंत्री। ठीक है, और तीसरा क्या है बच्चे? मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व रखती है। उत्तरदायित्व, इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चे? अगर मंत्री परिषद अपना बहुमत खो देती है लोकसभा में तो उसे अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटा दिया जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, बिल्कुल। ठीक है, एक एक भैया बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं इसका। ठीक है, तो इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। ये इतना कठिन प्रश्न भी आपने कर दिया, इतना कठिन प्रश्न भी आपने कर दिया, अच्छे अच्छे बच्चे इसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने इतना डिटेल, इतना डेप्थ नहीं पढ़ा हुआ होता। और जिसने बच्चे इतना डिटेल और इतना डेप्थ नहीं पढ़ा, ठीक है, वो यहां पर परेशान हो जाएगा कि क्या है ये मंत्री परिषद की नियुक्ति, पद मुक्ति। ऐसा तो डायरेक्टली किसी आर्टिकल में है नहीं, क्योंकि उसने बच्चे नहीं पढ़ा है ढंग से। आपने पढ़ा है, ठीक है, आपने 1 सेकंड में दे दिया इसका जवाब। ठीक है, आगे चलेंगे मेरे प्यारे बच्चे हम अगले प्रश्न पर। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री, ये ध्यान रखना बच्चे, ठीक है, बड़ा प्यारा प्रश्न है कि आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री संसद के सदस्य नहीं होते। ये बात तो गलत हो गया मेरे प्यारे बच्चे। लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के, या वे दोनों ही सदनों के सदस्य हो सकते हैं। इसका आपको जवाब देना है। फटाफट से सब लोग इसका जवाब देंगे। ठीक है, इसका जवाब देंगे मेरे प्यारे बच्चे, फटाफट से सब लोग। ठीक है, मैं देखना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। ऑप्शन डी 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 डी। ठीक है, कुछ भी आ रहा है, कुछ ही आ रहा है। देखो प्रश्न समझो, हल्का सा कठिन प्रश्न है। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है, पूछा है सामान्यतः, यूजली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यूजली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यूजली। मेरे प्यारे बच्चे, अगर इसमें होता दोनों सदनों में से किसी के भी सदस्य, अगर होता कि दोनों सदनों में से किसी के भी सदस्य, तो ये ठीक होता। लेकिन क्या वे दोनों सदनों के सदस्य होते हैं? क्या ऐसा होता है कि भैया जी प्रधानमंत्री लोकसभा के भी सदस्य होंगे, प्रधानमंत्री लोकसभा के भी सदस्य होंगे और प्रधानमंत्री राज्यसभा के भी सदस्य होंगे? क्या ऐसा होगा कि वे दोनों ही सदनों के सदस्य होंगे? डी तो ये बोल रहा है, आप कहेंगे नहीं। तो यूजली पूछा है, यूजली मेरे प्यारे बच्चे वो किसके सदस्य होते हैं? लोकसभा के सदस्य होते हैं यूजली। यहां पर सामान्यतः शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए पॉलिटी कठिन है। सामान्यतः शब्द का प्रयोग किया गया है, तो सामान्यतः वे लोकसभा के सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्य। लेकिन मैं फिर भी एक बात लिख रहा हूं कि वे दोनों में से किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। ठीक है ना, संविधान क्या कहता है कि वे दोनों में से किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं, दोनों में से किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं।
सदस्य हो सकते हैं, हो सकते हैं। डेट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, संवैधानिक प्रावधान ये कहता है मेरे प्यारे बच्चे। क्लियर हुआ? एक बार थम्स अप करेंगे, एक बार थम्स अप करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। क्योंकि डी क्यों गलत है कि दोनों सदनों के सदस्य, ऐसा होगा क्या कि वे दोनों सदनों के सदस्य होंगे? आप कहेंगे नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? सामान्यतः शब्द का प्रयोग किया है, बीपीएससी का प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, तो लोकसभा के सदस्य होंगे, सामान्यतः आपसे पूछा है तो सामान्यतः वे लोकसभा के सदस्य होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? ये बात समझ में आ गई। सामान्यतः लोकसभा के सदस्य होंगे, लेकिन संवैधानिक प्रावधान क्या है इसके बारे में बच्चे मैं लिख देता हूं। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन? संवैधानिक प्रावधान क्या है इसके बारे में बोलो मेरे प्यारे बच्चे। आप कहेंगे संवैधानिक प्रावधान ये है कि वह दोनों में से किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर हुआ? अच्छा प्रश्न है, कठिन प्रश्न है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु। देखो, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु आपसे पूछी गई है कि भाई कितनी होनी चाहिए न्यूनतम आयु। तो देखो बच्चे ये ध्यान रखना, प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री है मेरे प्यारे बच्चे। अब मैंने कहा कि प्रधानमंत्री है तो वह लोकसभा का भी सदस्य हो सकता है। वो आवाज डिस्टर्ब हो रही है इस वजह से ऑफ कर रखा है। मुझे बहुत तेज जाना टॉवल, ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है। बच्चों के लिए कर रहे हैं जो कर रहे हैं, चलिए सिर्फ फैन ऑफ करनी पड़ेगी। टॉवल दे जाना मुझे। अरे नहीं गिर रहा, ला कोई नहीं, तुम ले आओ टॉवल ले आओ। चल, तो बेटा प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री ये ध्यान रखना है आपको कि प्रधानमंत्री बच्चे लोकसभा के भी सदस्य हो सकते हैं और प्रधानमंत्री राज्यसभा के भी सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य हैं मान के चलिए, तो लोकसभा की स्थिति में उनको 25 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी होगी। राज्यसभा के सदस्य हैं तो मैंने बताया उनको 30 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी होगी। तो इसमें पूछा न्यूनतम कितनी आयु उनको पूरी कर लेनी होगी, तो न्यूनतम बच्चे 25 वर्ष की आयु उनको पूरी कर लेनी होगी। ठीक है, न्यूनतम कितने वर्ष की? 25 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी होगी। अच्छा, अब प्रधानमंत्री, ऑब्वियस सी बात है, प्रधानमंत्री बनने से पहले बच्चे क्या होंगे? एक सांसद होंगे। तो हम सांसदों की योग्यता के बारे में बात करते हैं, माननीय सांसदों की योग्यता के बारे में हम डिस्कस करते हैं। योग्यता सांसदों की, तो आप बताएंगे बच्चे। देखिए, सबसे पहले लोकसभा राज्यसभा के केस में ये हो गया, पहला वह भारत का नागरिक हो। पहला क्या है मेरे प्यारे बच्चे? वह भारत का नागरिक हो, शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए उनको। ठीक है, दूसरा बच्चे वह किसी लाभ के पद पर ना हो। अब ये लाभ का पद क्या होता है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये मैं बताता हूं, आपको बता भी रखा है मैंने। वह किसी लाभ के पद पर ना हो। देखो, प्रैक्टिस इसलिए जरूरी होती है कि जो आप पढ़े हैं वो थ्योरी पढ़े हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने से क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? प्रैक्टिस करने से आप उसे, ठीक है ना, व्यवहार में ला पाते हैं। आप देख पाते हैं कि एग्जाम में प्रश्न कैसे आ रहे हैं। ठीक है जी, तो भारत का नागरिक हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को धारण ना करता हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है ना, और तीसरा इसे आप समझेंगे, ये तो हो गया कि भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर ना हो मेरे प्यारे बच्चे, और जो निर्योग्यताएं हैं, ठीक है, वो इसमें ना हो। आर्टिकल 101 से लेकर और 104 तक जो निर्योग्यताएं हैं वह उसमें ना हो, निर्योग्यताएं उसमें ना हो। तो अगर निर्योग्यताएं उसमें ना हो मेरे प्यारे बच्चे, तो क्या क्या निर्योग्यताएं हैं? कि वह पागल या दिवालिया ना हो, वह पागल या दिवालिया ना हो, दिवालिया ना हो, ठीक ना। चुनाव संबंधी किसी अपराध के कारण चुने जाने के अधिकार से वंचित ना किया गया हो, चुनाव संबंधी किसी अपराध के कारण चुने जाने के अधिकार से वंचित ना किया गया हो, अपराध के कारण चुने जाने के अधिकार से वंचित ना किया गया हो, और बच्चे किसी गंभीर अपराध में सजा याफ्ता ना हो, है ना बाबू, किसी गंभीर अपराध में। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अपराध में सजा ना काट रहा हो,
अपराध में सजा याफ्ता ना हो, सजा याफ्ता। अब मैं आपसे पूछता हूं कि भैया जी, ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो योग्यताएं हैं वह कौन से आर्टिकल में दे रखी हैं? बहुत अच्छे, ठीक है बच्चे, बहुत अच्छे। अरे क्योंकि न्यूनतम आयु पूछा है ना, 25 इसलिए होगा, न्यूनतम आयु पूछा है तो न्यूनतम 25 होगा ना बाबू। ठीक है, ध्यान रखना। अब आपने बताया कि योग्यता भैया जी कौन सी आर्टिकल में है, आप में से किसी ने जवाब दिया है मुझे सबसे पहले, और मैं उनका नाम तो नहीं पढ़ पाया कि उन भैया का नाम क्या था। और योग्यताओं के बारे में डिस्कस बच्चे आर्टिकल 84 में किया हुआ है। वेरी गुड। ठीक है, किसमें है, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 84 में माननीय सांसदों की योग्यताओं के बारे में जिक्र किया है। चलिए, तो ये बात बिल्कुल समझ में आ गई, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, आप में से कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर फैन ऑफ कर दीजिए। आ, आप में से कई लोग बोल रहे हैं कि सर फैन ऑन कर दीजिएगा कि आपको बहुत स्वेटिंग हो रही है। कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे। देखिए, ठीक है, फैन ऑन करने से वो थोड़ा सा जो है ना आपको डिस्टरबेंस हो रहा था आवाज का, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि क्लास में आवाज अच्छी आनी चाहिए। लेकिन आप खुद सोचो कि हम लोग जो इस क्लास को ले रहे हैं, हम में से कितने लोगों के घर में स्पेशली किचन में एसी होगी या किचन में पंखा होगा? नहीं। लेकिन फिर भी आपने देखा है कि ऐसी गर्मी में जब टेम्परेचर 42-43 डिग्री तक पहुंच जाता है नॉर्थ इंडिया में, हमारी माएं जो हैं वो चूल्हे पे खाना बनाती हैं। ठीक है, आप सब लोग रोजाना ही देखते होंगे क्योंकि हम उसी क्लास से बिलोंग करते हैं कि जहां पर हम देखते हैं और कितनी गर्मी निकलती है। और ना केवल गर्मी बचे, ठीक है, बल्कि ठीक है धुआं भी निकलता है, आंखों में धुआं लग रहा होता है, आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, गर्मी होती है, फिर भी वो हमारे लिए खाना वगैरह पका रही होती है क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे बच्चे भूखे ना सो पाए। तो उनके द्वारा किया गया जो प्रयास है, उनके द्वारा की जाने वाली जो मेहनत है, जो संघर्ष है, जो त्याग है, उसकी तुलना में मेरा 1% भी नहीं है ये। मैं तो ठीक है केवल आज के लिए ऐसा कर रहा हूं, या फिर हो सकता है कल के लिए ऐसा कर दूं, परसों के लिए ऐसा कर दूं, 2-3 दिन ऐसा हो सकता है, फिर ठीक है मैं ठीक करवा लूंगा अपने जो इक्विपमेंट खराब हो गए। लेकिन ठीक है, हमारी माताएं, हमारी मम्मी, हमारी सिस्टर जो भी खाना बनाती हैं, ठीक, उनको तो हर रोज इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। आप इस बात को सोचिए, हर रोज वो इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। तो एक सल्यूट है यार उन लोगों के लिए, उन लोगों के त्याग को समझो आप कि वो हमारे लिए कितनी मेहनत कर रही हैं। है ना, क्लियर है ना? ये बात आ गई ना समझ में मेरे प्यारे बच्चे? ओके, नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी किसके प्रति होते हैं? देखो, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? मंत्री पूछा है, मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या केवल लोकसभा के प्रति? तो देखो मेरे प्यारे बच्चे, ये ध्यान रखना, आर्टिकल 77 मैंने आपको पढ़ाया होगा। 77 क्या बोलता है? 77 बोलता है कि मंत्रियों के बीच कार्यों का बंटवारा राष्ट्रपति करते हैं। मैंने बताया ना, मंत्रियों के मध्य कार्यों का बंटवारा राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन ऐसा वे बच्चे प्रधानमंत्री के परामर्श से करते हैं, ऐसा वे प्रधानमंत्री के परामर्श से करते हैं। ये भी बात मैंने आपको बताई थी। ये आर्टिकल 77 का कॉन्सेप्ट ये अलग है कि प्रधानमंत्री बताएंगे राष्ट्रपति को किस सांसद को कौन सा मंत्रालय देना है, उसे किस स्तर का मंत्री बनाना है। लेकिन आप आर्टिकल 75 क्लॉज 3 पढ़ो, जिसमें बोला गया है मंत्री परिषद, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद, ठीक है, सामूहिक कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी रखती है, सामूहिक उत्तरदायित्व रखती है मंत्री परिषद।
मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व रखती है, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी रखती है किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। बोलो किसके प्रति? लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व रखती है। तो केवल लोकसभा के प्रति, संसद के प्रति नहीं बच्चे, केवल किसके प्रति होगा? लोकसभा के प्रति। आप में से ठीक है सब लोग इसका सही जवाब दे रहे हैं। चलिए ठीक है सर, क्लियर हो गया? ये बात समझ में आ गई है ना? लोकसभा के प्रति। अब आर्टिकल 75 के सारे क्लॉज आपको पता होगा। 75 क्लॉज 1 में ठीक है ना? अच्छा, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से 75 क्लॉज 2 क्या है? मैं आपसे ये पूछता हूं, आप इसका जवाब देंगे मुझे कि सर 75 क्लॉज 2 क्या है? व्हाट इज 75 क्लॉज 2? तो 75 क्लॉज 2 में बोलता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ठीक है, 75 क्लॉज 2 में ये है। इसमें पूरी की पूरी मंत्री परिषद है, लेकिन 75 क्लॉज 2 में क्या है मेरे प्यारे बच्चे? 75 क्लॉज 2 में आप बोलेंगे कि सर 75 क्लॉज 2 में है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मंत्री राष्ट्रपति के ड्यूरिंग द प्लेजर, और मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई? यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई इश्यू तो नहीं? 75 में क्लॉज 2 में क्या है ये भी मैंने बता दिया। अब मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, इसका मतलब क्या है कि बच्चे मंत्री की नियुक्ति, द अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर, और मंत्री की पद मुक्ति एंड द रिमूवल ऑफ द मिनिस्टर। मंत्री की नियुक्ति और मंत्री की, क्यों यार वो ORS रखा भाई, उसे भी लिया। देखो, एक अच्छी पत्नी होने के फायदे, नींबू पानी भी बन के आ गया कि भाई लो नींबू पानी भी पी लो, चलो ठीक है। ठीक है, देखो बच्चे, मंत्री की नियुक्ति और मंत्री की पदमुक्ति ये दोनों ही मेरे प्यारे बच्चे कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन क्या राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को मंत्री या किसी भी व्यक्ति को मंत्री पद से हटाने के लिए स्वतंत्र है? ऐसा नहीं। देखिए, राष्ट्रपति ऐसा बच्चे किसके परामर्श पर करेगा? राष्ट्रपति ऐसा प्रधानमंत्री के परामर्श पर करेगा। राष्ट्रपति ऐसा प्रधानमंत्री के परामर्श पर करेगा, और वह प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने के लिए बाउंडेड है। वह प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने के लिए बच्चे बाध्य है। ठीक है, बिल्कुल एकदम क्लियर सा कॉन्सेप्ट है कि ही इज बाउंडेड। देखिए, वह बाध्य है प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने के लिए। ठीक है, तो मंत्री की नियुक्ति और पदमुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और ऐसा वह प्रधानमंत्री के परामर्श से करेगा। प्रधानमंत्री जिस भी सांसद को चाहेगा वो वाला मंत्री पद, लेकिन राष्ट्रपति उसे उसकी शपथ दिलवाएगा। ठीक है सर? यस प्रदीप, बाउंडेड बाई PM एडवाइस। हाँ, ये जो सब मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब बुक में दिया है। ठीक है, जो बुक है ना मूल विधि और पॉलिटी के बच्चे, ठीक है, वो पूरी बुक मेरे द्वारा तैयार की गई है, पॉलिटी वाली। आप बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चे, वो बुक। और आप ठीक है MCQ की बुक भी ले लीजिए, PYQ की बुक भी ले लीजिए, और बार बार आप जो है ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते जाइएगा। ठीक है जी? जी क्लियर है? ये बात क्लियर हो गई? यहां तक कोई इश्यू तो नहीं? अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कथन और कारण वाला प्रश्न है, इस पर थोड़ा अच्छे से फोकस कीजिएगा। ठीक है सर? एक बात तो है सर, आपसे पढ़ने के बाद पॉलिटी पढ़ने का नजरिया बदल गया। अरे यार तुम कुछ भी पढ़ो, अभी तुम पॉलिटी पढ़ रहे हो यार। ठीक है, मेरा अच्छा सब्जेक्ट पता है। देखो मैं आपको बताऊं, मेरी मास्टर्स और मेरा नेट हिस्ट्री से हुआ है। मैं आपको बताता हूँ ये बात, आज आप पूछ ही रहे हो तो मैं बता देता हूँ, नेट हिस्ट्री से। ठीक है ना? और
मेरा जो मेंस का विषय है, ठीक है, जिसमें मैंने अपने मेंस लिखे हैं वो ज्योग्राफी से लिखे हैं। ये विषय मेरा सबसे कमजोर था जब मैं तैयारी करता था, ये सबसे कमजोर विषय था मेरा पॉलिटी। मुझे इससे इतना डर लगता था, कभी किसी टीचर की पॉलिटी मेरे समझ में नहीं आई। फिर मैंने क्या किया, खुद से बुक उठाई, और फिर खुद से बुक उठाने के बाद फिर मैंने पढ़ा। मैं पढ़ता चला गया, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए चले गए, ठीक है। और जब मैं रोजगार विद अंकित में आया था, तो एक्चुअली पॉलिटी के टीचर तभी चले गए थे, ठीक है, किसी और दूसरे प्लेटफॉर्म पे। तो फिर मुझसे कहा गया कि आप पॉलिटी पढ़ा देंगे जी। मैंने कहा नौकरी चाहिए, कुछ भी पढ़वा लो, यानी कि बस नौकरी दे दो, क्योंकि वो लॉकडाउन का दौर था, ऑफलाइन कोचिंग हमारी बंद हो गई थी और हम पूरी तरह से बेरोजगार थे, पूरी तरह से। कि कुछ भी नहीं था हमारे पास में कि भाई बस कोई दे दे, ठीक है। बस एक चीज जानते थे कि कलम उठा लेंगे तो कुछ भी पढ़ा देंगे, बस कलम उठाने का कोई मौका देते, ठीक है। तो जब मेरे डेमो वगैरह देखे सर ने, बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, ठीक है, इस विषय की हमें जरूरत है। मैंने कहा बिल्कुल पढ़ाएंगे, और आज देखो आप लोग इसी विषय के नाम से जानते हो। ये है। आइए अब इसके बारे में, इस प्रश्न को देखते हैं बच्चे। भारत संघ में मंत्री परिषद संयुक्त रूप से लोकसभा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है, कथन गलत हो गया। गलत हो गया बच्चे, क्यों? क्योंकि भारत संघ में मंत्री परिषद केवल व केवल निम्न सदन, और निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा, तो केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। जी हाँ, चाहे सदस्य लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के हों, वो संघीय सरकार में, ठीक है बच्चे, मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। वह दोनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य हो, वह मंत्री बन सकता है। लेकिन बच्चे, मंत्री परिषद केवल व केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति नहीं होती। ये बात आई समझ में? ये बात आई समझ में? बोलो क्लियर हुआ? अच्छा, अब इसमें कथन और कारण दोनों सही हैं, ये गलत हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। कथन और कारण दोनों सही हैं, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। कथन सही है, कारण गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। कथन गलत है लेकिन कारण सही है, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, ठीक है बच्चे। अब ये प्रश्न सब बन पा रहे हैं आपके, क्यों बन पा रहे हैं आपके ये प्रश्न? इसलिए बन पा रहे हैं क्योंकि आपने बच्चे इनको बहुत अच्छे से पढ़ लिया ना। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? देखो, ठीक है ना, ये प्रश्न मैं तुम्हारी कसम खा रहा हूं बच्चों, ये प्रश्न मैंने देखे भी नहीं है, ठीक है, देखे भी नहीं ये प्रश्न कि किसने बनाए हैं। मैं तो बस बोल देता हूं कि कठिन से कठिन प्रश्न रखो यूपीएसआई में बच्चों के लिए। ये फाइल, ठीक है, मेरे पास आती है, 5 मिनट पहले आती है, मैं ओपन कर लेता हूं। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, और मैं चैलेंज देता हूं कि एक भी प्रश्न बाहर जाके दिखाए जो पढ़ा रहा हूं मैं उससे, ठीक है। बाहर जाएगा तो बेटा उसका कॉन्सेप्ट तुमको पता होगा, ऐसा नहीं कि तुम्हें पहली बार में सुनने को मिला, ऐसा नहीं हो सकता कोई भी प्रश्न, ठीक है। और अगर हो गया तो और मेहनत करेंगे। अगर ऐसा कोई प्रश्न निकल गया कि बाहर चला गया तो और मेहनत करेंगे, उसको भी समेटेंगे कि भैया तू क्यों बाहर जा रहा है, तू भी आ। यहां पर देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है परंतु फिर भी परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? वित्त मंत्री को निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। मंत्री परिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और अपनी पदावधि की समाप्ति से पहले ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के एक साथ पद त्याग करने पर संसद के निम्न सदन का अध्यक्ष राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करे। अब आप बताएंगे, ठीक है, बड़ा प्यारा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चे। चलिए, डिमांड आ रही है कि सर हमारी माता तुल्य मैम से मिलवाइए मेरे प्यारे बच्चे क्लास में, ठीक है। नहीं, ठीक है, ये क्लास है ये, ठीक है, क्लास में, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता क्लास में केवल हम पढ़ाई लिखाई की बात है। और मैं क्लास में शेरो शायरी से भी बचता हूँ। आप में से कह रहे थे बच्चे कि सर कोई शायरी कोई शेर, मैं क्लास में शेरो शायरी मोटिवेशन देने से भी थोड़ा सा मैं बचता हूँ, ठीक है। उसके लिए मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप देखिए, वहां पे शायरी मोटिवेशन सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ मैं आमतौर पर बचता हूँ। चलिए इसका जवाब दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं कि भैया, ठीक है, आप लोग इसका जवाब दे पाते हैं या नहीं, ठीक है। किसका संविधान में उल्लेख नहीं है लेकिन फिर भी बोला जाता है कि उसका पालन किया जाए? देखो मेरे प्यारे बच्चे, वित्त मंत्री को निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। ना तो
संविधान में इसका उल्लेख है और न ही परिपाटी के रूप में इसका पालन किया जाता है। ऑप्शन ए गलत है। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसको त्याग पत्र दे देना चाहिए। बच्चे ऐसी प्रधानमंत्री से अपेक्षा की जाती है, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। प्रधानमंत्री, ठीक है, यदि बच्चे निम्न सदन में बहुमत खो दे तो त्याग पत्र देना चाहिए, संविधान में कहीं पर भी नहीं लिखा बाबू, तुम्हारी कसम कहीं पर भी नहीं लिखा। लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा मैंने आपको क्या बताया था, ठीक है, आपको याद आ रहा होगा, मैं समझाता हूं। मैंने बोला था कि अगर प्रधानमंत्री, अगर मंत्रिपरिषद लोकसभा में अपना बहुमत लूज कर दे, अभी आपको याद आएगा, देखो, मंत्रिपरिषद लोकसभा में अपना बहुमत लूज कर दे, अपना बहुमत खो दे, लोकसभा में अपना बहुमत खो दे बच्चे मंत्रिपरिषद, ठीक है, मंत्रिपरिषद ने लोकसभा में अपना बहुमत खो दिया, तो बच्चे प्रधानमंत्री का कर्तव्य क्या है कि प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे दे, प्रधानमंत्री रिजाइन दे दे, त्याग पत्र दे दे। और जैसे ही मेरे प्यारे बच्चे प्रधानमंत्री ने त्याग पत्र दिया, देखो इस लेक्चर को जरूर देखो, ये वाला जो है ना एमसीक्यू वाला है, इसको जरूर देखो, एक बार को कोई थ्योरी वाला लेक्चर आपका मिस हो जाए, इसको जरूर देखो। तो अगर प्रधानमंत्री मेरे प्यारे बच्चे त्याग पत्र दे देता है, ठीक है, तो प्रधानमंत्री के त्याग पत्र देने के बाद पूरी मंत्रिपरिषद स्वतः बर्खास्त हो जाती है, मंत्रिपरिषद स्वतः बर्खास्त हो जाती है, स्वतः बर्खास्त हो जाती है पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद स्वतः बर्खास्त हो जाती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ये बात आई समझ में। अगर प्रधानमंत्री ने त्याग पत्र दे दिया तो मंत्रिपरिषद स्वतः बर्खास्त हो जाएगी, लेकिन मंत्रिपरिषद ने बेटा लोकसभा में बहुमत लूज कर दिया और प्रधानमंत्री त्याग पत्र नहीं दे रहा, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या होता है, तो राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति मैंने बताई थी आपको कि फ्री राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति है, राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति है क्या बच्चे, कि अगर ऐसा हो चुका है, मंत्रिपरिषद ने अपना बहुमत लूज कर दिया और फिर भी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पद से हट नहीं रही, तो राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को भंग कर देता है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को भंग कर देता है, चाहे प्रधानमंत्री कहे या ना कहे, भंग कर सकता है, भंग कर सकता है, ठीक है ना, बिना प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के। अब यहां पर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस नहीं चलेगी, बिना प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के, ठीक है, विदाउट द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। यहां पर प्राइम मिनिस्टर की तुम्हारी कसम बेटा कोई एडवाइस नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री की एडवाइस कब चलेगी, वह प्रधानमंत्री की एडवाइस को कब मानने के लिए बाउंडेड है, द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर विल बी बाउंडेड, ठीक है ना, एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर पीएम, ठीक है बच्चे, कब बाउंडेड है राष्ट्रपति के लिए, ये हमेशा ध्यान रखना, कब बाउंडेड है, कब बाध्यकारी है। बाउंडेड का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे बाध्यकारी, कब बाध्यकारी है, कब बाध्यकारी है, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस तभी बाध्यकारी है, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस राष्ट्रपति को, जब बच्चे मंत्रिपरिषद का बहुमत है लोकसभा में, मंत्रिपरिषद का बहुमत है लोकसभा में, बहुमत है लोकसभा में, लोकसभा में। आपने आमतौर पर देखा होगा कि एक कामयाब बेटे की राय ली जाती है, ठीक है ना, घर में, रिश्तेदारी में, शादी में, जब आप कामयाब हो जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी राय ले ली जाएगी, आपकी राय ले ली जाएगी और आपकी राय मानी भी जाएगी, क्योंकि आप कामयाब हो, आपने दरोगा का एग्जाम निकाला है, तो वहां पर जो है ना आपसे उम्मीद की जाती है कि आप अच्छी राय देंगे। लेकिन अगर मान के चलिए कि आप उद्दंडी हैं, शरारती हैं, आए दिन आपके खिलाफ शिकायतें आती हैं, तो घर के किसी काम में आपकी कोई राय ली जाएगी, नहीं ली जाएगी। तो यही कॉन्सेप्ट है यहां पर भैया कि जब तक बहुमत है मंत्रिपरिषद के पास लोकसभा में, देखिए तब तक प्रधानमंत्री की राय लेगा राष्ट्रपति, बाउंडेड है। लेकिन बेटा जैसे ही मंत्रिपरिषद का बहुमत समाप्त हो गया, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कहेगा तू कौन वे, तू कौन होता है वे, मेरी बात आई समझ में, क्लियर है। तो ये ऑप्शन बी विल बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। देखो ये तो बिल्कुल संविधान में इसका जिक्र है कि अपनी पदावधि से पहले ही, इसका भी संविधान में जिक्र है, इसका भी संविधान में उल्लेख है कि भाई मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो, ऐसी उम्मीद की जाती है। आइए आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। ये प्रश्न देखो बच्चे, ठीक है, बड़ा कठिन सा प्रश्न लग रहा है,
जरा देखते हैं इस प्रश्न को, ठीक है, सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है, आपसे ये पूछा गया है। चलो ठीक है भाई, देखते हैं। ठीक है, क्या है मेरे प्यारे बच्चे, क्या पूछा गया है? किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है। किसी भी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है, क्योंकि उप प्रधानमंत्री जैसे पद का उल्लेख संविधान में नहीं है। क्या आपने संविधान पढ़ा है? किसी भी आर्टिकल में आपने देखा है कि भाई उप प्रधानमंत्री जैसा भी कोई पद होता है मेरे प्यारे बच्चे? तो भारतीय संविधान के किसी भी आर्टिकल में उप प्रधानमंत्री के पद, उसके उत्तरदायित्वों का, उसके निर्वहन का किसी भी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं किया गया। भारतीय प्रधानमंत्री के परामर्श के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के किसी भी सदस्य को उप प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब पहले आम चुनाव हुए तो सरदार पटेल साहब को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, उप प्रधानमंत्री के कौन कौन से अधिकार होंगे, कौन कौन से उत्तरदायित्व होंगे, ये प्रधानमंत्री का अधिकार है। ठीक है, कि वह उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन करवाए और उसको कुछ अधिकार दे, उसको कुछ राइट दे। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है? वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता, वह उसे प्रधानमंत्री का कोई भी अधिकार प्रदान नहीं करता। ये बात भी सही है बच्चे, बात समझ पा रही है? ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है। उप प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। उपराष्ट्रपति तो है, देखिए जिसमें राष्ट्रपति का अधिकार मिलता है, आर्टिकल 65 में बोला है, आर्टिकल 70 में बोला है कि जब राष्ट्रपति ना हो तो उपराष्ट्रपति एज अ राष्ट्रपति कार्य करता है। लेकिन क्या कहीं ऐसा बोला है कि भाई प्रधानमंत्री नहीं है तो उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा? नहीं, ऐसा नहीं बोला, कहीं पर भी ऐसा नहीं बोला। ठीक है, तो सर वह उसे प्रधानमंत्री का कोई भी अधिकार प्रदान नहीं करता, नहीं करता। ए और आर दोनों सही है, इसकी सही व्याख्या है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है ना? नहीं, व्याख्या तो सही नहीं है, व्याख्या सही नहीं है, लेकिन सही दोनों बेशक है। ठीक है, उसे प्रधानमंत्री कोई अधिकार प्रदान नहीं करता, ये भी सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पर आएंगे। भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है ना, महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। करो, हम सब लोग मिलकर महान्यायवादी के बारे में विचार करते हैं और देखते हैं बच्चे की कौन सा कथन बिल्कुल सत्य होगा महान्यायवादी के संदर्भ में। आइए, वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है महान्यायवादी, बिल्कुल सत्य बात है। महान्यायवादी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है बच्चे। ठीक है, महान्यायवादी के पद का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 में किया गया है। उसकी योग्यता के बारे में बोला है कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश चुने जाने की योग्यता रखनी चाहिए। कार्यकाल संविधान में निर्धारित नहीं है, राष्ट्रपति के द्वारा उसके कार्यकाल का गठन किया जाता है। वेतन भत्ता भी संविधान में निर्धारित नहीं है, राष्ट्रपति के द्वारा उसका वेतन और भत्ता का भी निर्धारण किया जाता है। लेकिन फिर भी उसको कितनी सैलरी मिलती है? जितनी की सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस को मिलती है उतनी। और होता कौन है? वह भारत सरकार का फर्स्ट लीगल एडवाइजर होता है, प्रथम विधि परामर्शदाता होता है वह भारत सरकार का। उसका काम होता है कि बच्चे सरकार का पक्ष रखना। ठीक है, और उसे अधिकार होता है कि वह संसद के किसी भी सदन में उपस्थित हो सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन वह वोट नहीं कर सकता क्योंकि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। ठीक है बच्चे, क्लियर है? तो वह भाग ले सकता है, उपस्थित हो सकता है, भाषण भी दे सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता क्योंकि वो सदस्य नहीं है। क्लियर है? महान्यायवादी का पद हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से हमने महान्यायवादी का पद लिया है। और अपने मामलों की सुनवाई के दौरान वह किसी भी न्यायालय में उपस्थित हो सकता है, उसको ये भी राइट है, उसको ये भी उल्लेख है। उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है, ये भी सही है। संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, उसको नहीं मेरे प्यारे बच्चे, गलत हो गया। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसको हटाया जा सकता है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, उसको केवल व केवल राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। तो एक और दो ठीक है बिल्कुल सही होंगे। अगला, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु लोकसभा के लिए कितनी है बच्चे? 25 वर्ष है। छोटा सा प्रश्न है, आगे चलेंगे हम। लोकसभा के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो, जब भी कभी आप एग्जाम में देखो कौन सा कथन सही नहीं है, तो जहां पर भी नहीं आ जाए आपको क्या करना है? जहां पर भी नहीं आ जाए तो आपको तुरंत बच्चे यहां पर लिख देना है गलत। यहां पर लिख देना गलत, मतलब आपको याद रहेगा इसमें गलत चीज पूछी गई है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम नहीं पढ़ पाते, खासकर ये मेरे साथ बहुत होता है कि जल्दबाजी में नहीं पढ़ पाते और पूछा गया जाता है कि कौन सा कथन सही है। और मुझसे ऐसी कितनी गलतियां हुई हैं अपने एग्जाम के दौरान। तो फिर मैंने इसमें सुधार किया और क्या किया कि मैंने ठीक है इसको ऐसे काट के और लिख दिया कि कौन सा कथन इनमें से गलत है।
निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। जी हाँ, लोकसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है मेरे प्यारे बच्चे, आप बताइए, लोकसभा के जो सदस्यों का निर्वाचन होता है वह बच्चे किसके आधार पर होता है? यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मैंने आपको बताया था, समझाया है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज के आधार पर होता है, ठीक है ना। अतः मताधिकार 18 वर्ष से ऊपर की आयु का प्रत्येक व्यक्ति, ठीक ना, जिसका वोटिंग लिस्ट में नाम होता है, मतदाता सूची में नाम होता है, वह वोट डालने का अधिकारी होता है। और इस प्रकार के निर्वाचन को मेरे प्यारे बच्चे हम क्या कहते हैं? इस प्रकार के निर्वाचन को हम डायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं, हम प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे। हम क्या कहते हैं? हम इसको प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। बस समझ में आ रही है? चलिए, निर्वाचनों का दूसरा पॉइंट, निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है। लोकसभा के सदस्यों के निर्वाचन का संचालन जी का बेटा निर्वाचन आयोग, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। मैं यहीं पर आपको बता दे रहा हूं, आगे मैं निर्वाचन आयोग बताऊंगा। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, भारत निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग मैंने आपको पढ़ाया भी होगा। भारत निर्वाचन आयोग, मुन्ना हमेशा ध्यान रखना, भारत निर्वाचन आयोग 4 चुनाव कराता है। एक राष्ट्रपति का, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनावों का संचालन संपादन भारत निर्वाचन आयोग। दूसरा उपराष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन संपादन कौन कराता है? भारत निर्वाचन आयोग। एक मेरे प्यारे बच्चे संसद का चुनाव, अब संसद में दोनों सदन हो गए, संसद में लोकसभा भी हो गया और संसद में राज्यसभा भी हो गया। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है मेरे प्यारे बच्चे? आपको मैंने ये भी बताया था, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। पूरे भारत को उतनी ही लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा गया है जितने की सदस्य हमको चुनने हैं, और हम इनके बारे में जो निर्धारण करते हैं वह जनसंख्या के आधार पर करते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था, आपको याद आ रहा होगा, है ना भैया। और अगला है राज्य का विधानमंडल, जो स्टेट लेजिस्लेचर है, राज्य के विधानमंडल का चुनाव भी भारत निर्वाचन आयोग भी करवाता है। राज्य के विधानमंडल का चुनाव भी भारत निर्वाचन आयोग ही करवाता है। अब राज्य के विधानमंडल में भी दोनों सदन होंगे बच्चे, ठीक है। विधानसभा तो सभी के पास होगी, तो विधानसभा के सदस्यों का इलेक्शन जिनको एमएलए कहते हैं। और बच्चे जिन राज्यों में 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर 2 सदन है, विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, तो विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन भी। तो कुल मिलाकर देखिए 4 इलेक्शन ऐसे होते हैं जो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। इनके अलावा कोई भी इलेक्शन भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं कराया जाता। एक राष्ट्रपति का इलेक्शन, दूसरा उपराष्ट्रपति का इलेक्शन, तीसरा बच्चे संसद का इलेक्शन, और चौथा मेरे प्यारे बच्चे किसके? राज्य के विधानमंडल का इलेक्शन। चौथा किसका? राज्य के विधानमंडल का इलेक्शन। ये बात आ रही है समझ में? बोलो ये बात क्लियर है? यहां तक किसी को कोई इशू तो नहीं, किसी भी प्रकार का होना भी नहीं चाहिए मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। क्लियर है? ये बात समझ में आई? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? एक छोटी सी मुझ में क्या है, कमी है कि मैं मात्रा सही करता हूँ, शायद इसलिए कि मुझे चाहिए परफेक्शन। कई बार परफेक्शन सही भी होता है, कई बार परफेक्शन गलत भी होता है ना भैया। ये 4 इलेक्शन, और आप अपने नोट्स में लिख लेना। अगर मान के चलिए कि मैंने वहां नहीं बताया तो आप इनको अपने नोट्स में ऐड कर लेना भाई। ये 4 इलेक्शन जो है ये भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कराए जाते हैं। ठीक है जी, क्लियर हुआ मेरे प्यारे सभी छोटे बहन भाइयों को? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब हम चलते हैं प्रश्न पर, प्रश्न पर आ जाते हैं। चलिए, ठीक है। निर्वाचनों का संचालन, जी हाँ, निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। गलत बच्चे, ठीक है। मतदाता सूची को बच्चे, ठीक है, सब कुछ भारत निर्वाचन आयोग करेगा, ठीक है। सारा काम भारत, देखो ये जितने भी चुनाव है ना, इन चुनावों से संबंधित, ठीक है, ये जितने भी चुनाव मैंने लिखे बच्चे, जितने भी पदाधिकारियों के चुनाव लिखे हैं, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे वो राज्यसभा के चुनाव हो, चाहे वो विधायकों के चुनाव हो, चाहे मेरे प्यारे बच्चे वो विधान परिषद के चुनाव हो, इन सभी चुनावों का नियंत्रण, इन सभी चुनावों का निर्देशन, इन सभी चुनावों के लिए, ठीक है ना, आचार संहिता का निर्माण, कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता का निर्माण, इन सभी चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करना, सूची तैयार करना, इन सभी चुनावों के लिए बच्चे एक नियम और विनियम बनाना, नियम और विनियम बनाना,
ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है, भारत निर्वाचन आयोग का काम है, तो ये गलत हो गया, और जो गलत हो गया वही आपका सही होगा। आज की डेट में यही है बेटा, जो जितना गलत है वो उतना सही है, तो जो गलत हो गया वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान है? बड़ा प्यारा प्रश्न है, ठीक है, अच्छा हुआ है प्रश्न आया। देखो मेरे प्यारे बच्चे, हमेशा ध्यान रखना, लोकसभा में, ठीक है, अनुसूचित जातियों के लिए 84 वर्तमान में, और अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें रिजर्व है। कितनी? 47 सीटें, और इसका प्रावधान 330 में है। शायद ये मैंने लिखाया नहीं, मैं भूल गया इसको, तो ये एमसीक्यू में आ गया, ठीक है, और ये एमसीक्यू में आ गया, इसलिए कहते हैं कि एमसीक्यू में कई सारे प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है, जिनको आमतौर पर हम लोग क्लास में, क्योंकि बच्चे में कोई नोट्स वगैरह से नहीं पढ़ाता, ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 और अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें रिजर्व हैं अभी वर्तमान में। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 330 में किया गया है, ठीक है। 331 में क्या था मेरे प्यारे बच्चे, ये मैंने पढ़ाया है कि 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन के गठन का प्रावधान था। एंग्लो इंडियन के गठन का प्रावधान था, बोलो था कि नहीं बच्चे? 2 एंग्लो इंडियन, और इनका गठन कौन करते हैं बच्चे? राष्ट्रपति करते हैं। और इस व्यवस्था को हमने स्थगित कर दिया 104वें संविधान संशोधन से, ठीक है, 104वें संविधान संशोधन से हमने इस व्यवस्था को क्या कर दिया? स्थगित कर दिया। अब हम 332 में आते हैं, ठीक है, 332 मेरे प्यारे बच्चे, आर्टिकल 332 में क्या है? स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर में भी मेरे प्यारे बच्चे स्पेशली, ठीक है, केवल व केवल जो निम्न सदन है, विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेचर में भी कौन सा सदन? केवल व केवल मेरे प्यारे बच्चे जो विधानसभा है, जो विधानसभा है, विधानसभा में एससी और एसटी के आरक्षण के बारे में चर्चा की गई है। हर एक राज्य की विधानसभा में अलग अलग आरक्षण है, एससी और एसटी का बच्चे अलग अलग है, ठीक है, ध्यान रखना। और 333 में क्या है? ठीक है, गवर्नर के द्वारा विधानसभा में, विधानसभा में एंग्लो इंडियन का मनोनयन, एंग्लो इंडियन। लेकिन गवर्नर विधानसभा में कितने एंग्लो इंडियन का मनोनयन करेगा मेरे प्यारे बच्चे? गवर्नर विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन का मनोनयन करेगा। लेकिन इस व्यवस्था को भी हमने स्थगित कर दिया भैया जी, कौन से में? संविधान संशोधन से, एक उसी से, एक जिससे हमने लोकसभा में किया, जिससे हमने लोकसभा में किया, ठीक है। एक बार थम्स अप करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, ठीक है जी, क्लियर। गवर्नर मीन्स, ठीक है भैया, राज्यपाल। अरे भाई, अब ये दिन आ गए कि ये बताना पड़ेगा कि गवर्नर मतलब राज्यपाल। भाई राज्यपाल विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। आर्टिकल 333 में ये प्रावधान है। एक बच्चे 332 में प्रावधान है स्टेट लेजिस्लेचर स्पेशली विधानसभा में एससी और एसटी की सीटों के रिजर्वेशन का, ठीक है। 331 में एंग्लो इंडियन का प्रावधान है बच्चे, राष्ट्रपति करेगा 2 एंग्लो इंडियन को। और 330 में जो है, ठीक है, एससी और एसटी के लिए सीटों का रिजर्वेशन है लोकसभा में, लोकसभा में, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निम्न के कथनों पर विचार कीजिए बच्चे, देखिए इस कथन पर विचार करना है आपको, और आपको बताना है इन कथनों पर विचार करके, भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद के सत्र को समन कर सकता है। जी हाँ, मैंने बताया था आर्टिकल 85 में सत्र, सत्रावसान एवं विघटन के बारे में बात कही गई है। आर्टिकल 85 में, 85, ठीक है, लाइट कलर का पेन ले लेता हूं। 85 में सेशन, प्रोरोगेशन, सत्रावसान और डिसोल्यूशन, विघटन के बारे में चर्चा है, ठीक है। ये तीनों ही चीजें मेरे प्यारे बच्चे कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सत्र, सत्रावसान, विघटन राष्ट्रपति। जबकि मैंने लिखा यहां पर स्थगन, एडजॉर्नमेंट, स्थगन कौन करता है? जो भी पीठासीन अधिकारी होता है लोकसभा में, लोकसभा का अध्यक्ष, और राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति। स्थगन, स्थगन और बच्चे सत्रावसान में क्या अंतर होता है ये मैं आपको बता चुका हूं। सत्र क्या है? 2 बैठक के बीच की अवधि सत्र है। सत्रावसान
अंतिम बैठक के बाद सत्र समाप्ति की घोषणा जो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, सत्र अवसान। विघटन केवल लोकसभा का होता है। कब होता है मेरे प्यारे बच्चे? जब या तो लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो जाए या बीच में ही बच्चे मंत्रिपरिषद बहुमत लूज कर दे, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से मंत्रिपरिषद को हटा दिया जाए और दूसरी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना बहुमत सिद्ध करने की स्थिति में ना हो। ठीक है, ऐसी स्थिति में फिर लोकसभा का विघटन हो जाता है और नए लोकसभा के चुनाव कराए जाते हैं। क्या मेरे प्यारे बच्चे ये बात सभी को समझ में आ रही है? ये बात समझ भी, ठीक है, स्थगन पीठासीन अधिकारी ठीक के माध्यम से। तो भैया जी संसद का वर्ष में 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। गलत बात है बच्चे। भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के नहीं, भारत का संविधान क्या बोलता है? गलत हो जाएगा। भारत का संविधान क्या बोलता है? बोलता है कि भैया जी 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि एक साल में 2 सेशन होने चाहिए, है ना? तो एक साल में 2 सेशन होने चाहिए, ये गलत हो गया। एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। ठीक है, एक वर्ष में दिनों की कोई भी न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। इस प्रश्न का आप मुझे जवाब देंगे। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। अरे मुन्ना पढ़ लो, बस करो बस करो बस करो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा मास्टर भी तो तुमको पढ़ा रहा है। ठीक है, इसलिए क्यों परेशान हो रहे हो? तो क्या बेटा एक वर्ष में दिनों की कोई भी न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है कि जब सत्र का चलना आवश्यक हो मेरे प्यारे बच्चे? बताइए। जी हाँ। क्या मैंने कोई बताया है ऐसा? कुछ भी मैंने समझाया है? मैंने पूरी संसद पढ़ा दी, आपको बताया कि नहीं सर निर्धारित है कि इतना सत्र, मतलब एक वर्ष में संसद को इतना चलना ही होगा, एक वर्ष में किसी भी ठीक है सत्र को इतना, क्या मैंने बताया? नहीं। तो इसका मतलब है कि ये भी सही है। तो भैया जी केवल 1 और 3 ठीक होंगे, केवल 1 और 3 ठीक होंगे आपके। ठीक है, ये ध्यान रखना। सत्रावसान क्या होता है ये हमने डिस्कस कर ली। आगे लोकसभा की बैठक समाप्त की जाती है। लोकसभा की बैठक समाप्त की जाती है बच्चे स्थगन के द्वारा, सत्रावसान के द्वारा, विघटन के द्वारा। तो बच्चे किसके द्वारा? सत्रावसान के द्वारा समाप्त की जाती है। तो समाप्त किसके द्वारा? प्रोरोगेशन के द्वारा समाप्त की जाएगी। देखो, और सत्रावसान किसके द्वारा बच्चे? राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा इसकी घोषणा की जाएगी सत्रावसान की। लेकिन राष्ट्रपति ऐसा लोकसभा अध्यक्ष के कहने पर ही करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। लोकसभा अध्यक्ष बोल देंगे कि भाई राष्ट्रपति ठीक है अब आप बैठक की समाप्ति की घोषणा कर दीजिए, तो राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। और क्या होता है सत्रावसान? बैठक की समाप्ति की घोषणा, उसको हम सत्रावसान कहते हैं। बैठक की समाप्ति की घोषणा, बैठक की समाप्ति की घोषणा सत्रावसान कहती है। अगला प्रश्न, लोकसभा को कार्यकाल पूरे होने से पहले भंग किया जाता है। लोकसभा को कार्यकाल ठीक है पूरा होने से पहले भंग किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा स्वविवेक से। नहीं बच्चे, क्या राष्ट्रपति अपने विवेक से कर सकता है? राष्ट्रपति की इतनी औकात है? नहीं। आप कहेंगे नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा अपने विवेक से बच्चे हो ही नहीं सकता, है ना? बोलो, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से, ठीक है ना, प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से। अभी देखो, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा स्वविवेक से नहीं, नहीं। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन डी विल बी राइट। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति। ठीक है सर, तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ। कल मिलेंगे, ठीक है। कल हम क्या करेंगे बच्चे कि कल हम पढ़ेंगे आगे का। ठीक है, अभी और क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो अभी जो और क्वेश्चंस बचे हुए हैं ये ध्यान रखना, कल हम पहले पढ़ेंगे और उसके बाद फिर लास्ट में क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, आज केवल हमने क्वेश्चंस देखे क्योंकि शनिवार को हमारी क्लास नहीं हो पाई थी। सभी को समझ में आया? एक बार बताएंगे सब लोग। और बच्चे टेलीग्राम ग्रुप में भी आप बता दिया करो सब लोग, थोड़ा सा कष्ट करके कि सबको अच्छे से समझ में आ रहा है, बढ़िया से समझ में आ रहा है, फर्स्ट क्लास तरीके से, है ना बाबू? ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आप सभी लोगों का। आज तो सच में ही, ठीक है ना। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मुन्ना, खूब मन से पढ़ो, खूब मेहनत से पढ़ो, अपनी पूरी जी जान लगा दो आप लोग बेटा, क्योंकि समय बार बार नहीं आता, लेकिन मौके बार बार नहीं मिलते।
जब ईश्वर ने आपको इसके लिए चुना है तो आप अपना 100% दो, अपना 100%, ठीक है। टेलीग्राम में जो नहीं है वो कैसे जोड़ेंगे, वो इंस्टाग्राम में बता दो, ठीक है, कई लोग इंस्टाग्राम पे बता देते, ठीक है ना। टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज करके बता दो कि सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है अथवा नहीं। ठीक है जी, ठीक है, ओके, लव यू, ढेर सारा प्यार सभी को, गुड बाय बच्चे।